नमस्ते प्यारे बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे सॉल्यूशन का 9वां पार्ट में लेके आया हूँ। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, 1 से 8 तक के वाले पार्ट में अपन ने पढ़ा द्रव्यमान प्रतिशत W बटा W पढ़ा, ठीक है। फिर पढ़ा प्रतिशत V बटा W, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा प्रतिशत W बटा V, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा मोलरता, मोलों की संख्या पढ़ी होगी, मोलों की संख्या, अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं, अणुभार पढ़ा, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा मोलरता पढ़ी, मोलरता के बाद में मोललता, ठीक है। इसके बाद में आपने पढ़ा नॉर्मलता पढ़ा, तुल्यांकी भार पढ़ा, नॉर्मलता, एन पढ़ा, ठीक है। एन पढ़ने के बाद में आपने पढ़ा फॉर्मलता पढ़ी, फिर आपने पढ़ा मोल अंश मोल प्रभाज, फिर आपने इसमें आंकिक जो पर्सन है आंकिक पर्सन पढ़े। ये आपने सारी चीज़ें अपने इसमें 1 से 8 तक वीडियो में पढ़ ली। और जो भी बच्चे नए जो जुड़ते हैं, नए देखते हैं, तो आप 1 से 8 तक के वीडियो देख करके 9वां वीडियो देखिए, ठीक है। तो इसमें अपन ने 9वें वीडियो में क्या पढ़ेंगे, इसमें अपन पढ़ेंगे मेरे शेरों, अपन पढ़ेंगे इसमें अपने मेरे प्यारे बच्चों, इसमें पढ़ेंगे अपन, इसमें पढ़ेंगे विलेयता। क्या पढ़ेंगे? विलेयता पढ़ेंगे। विलेयता क्या होती है, विलेयता के बारे में पढ़ेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे, देखो विलेयता क्या होती है, एक तो ठोस की दरों में विलेयता, और एक पढ़ेंगे गैस की दरों में विलेयता। मतलब कुल मिलाकर के अपन बात करें, विलेयता पढ़ेंगे, एक ठोस की दरों में विलेयता, एक गैस की दरों में विलेयता, फिर पढ़ेंगे दरों की दरों में विलेयता। तो इस प्रकार से अपन पढ़ेंगे। तो विलेयता क्या होती है, विलेयता के बारे में अपन चर्चा करें। विलेयता होती क्या है, देखिए पहले बच्चों, निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में, निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय की अधिकतम मात्रा को, निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? संतृप्त विलीन कहते हैं। और संतृप्त विलीन को ही क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। समझ में आ गई? आपने जो संतृप्त विलीन की परिभाषा पढ़ी थी, वही आपकी परिभाषा क्या है? विलेयता की है। संतृप्त विलीन को क्या बोलते हैं? विलेयता बोलते हैं। कि निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं? विलेयता। निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं? अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। और ऐसे विलीन कौन से विलीन होते हैं? संतृप्त विलीन होते हैं। कौन से होते हैं? संतृप्त विलीन। तो प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है संतृप्त विलीन होते हैं, ठीक है। आज की जो क्लास है उसमें प्यारे बच्चों क्या ध्यान रखना है कि इसमें थ्योरी ज़्यादा आई है। तो थ्योरी बार बार मैं लिखाऊंगा, समझा दूंगा, लेकिन थ्योरी यहाँ कॉन्सेप्ट साथ में रहेगा तो आपके लिखने में आसान रहेगी। तो थ्योरी आपकी जो है क्लास में साथ रहेगी बेटा। देखिए पीपीटी में थ्योरी जरूर आएगी। तो अपन सबसे पहले बात किसकी कर रहे थे? विलेयता की बात कर रहे थे। किसकी बात करें मेरे शेरों? विलेयता की। विलेयता को किसके द्वारा दर्शाते हैं? वैसे एस के द्वारा दर्शाते हैं, मोल प्रति लीटर इसकी मात्रक होता है। विलेयता क्या होती है? निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय की अधिकतम मात्रा को कौन सा विलीन कहते हैं? संतृप्त विलीन कहते हैं।
मेरे लाडलो कौन सा विलयन कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। और संतृप्त विलयन को ही क्या कहते हैं मेरे शेरों? विलेयता कहते हैं। तो परिभाषा समझ में आ गई कि निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं मेरे शेरों? विलेयता कहते हैं। और ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन भी कह सकते हैं, या संतृप्त विलयन को ही क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। एक ही बात है, यहाँ आप विलेयता भी ले सकते हो और विलेयता को ही क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपन आगे। अब देखिए आगे वाला चलते हैं, ठोसों की दरों में विलेयता। तो अगला पॉइंट क्या है? ठोसों की दर में विलेयता है। ठोसों की दरों में विलेयता। तो ठोसों की दरों में विलेयता की बात करें, कौन सा पढ़ेंगे मेरे शेरों? ठोसों की दरों में विलेयता पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं ठोसों की दरों में विलेयता में क्या पढ़ रहे हैं? कोई भी ठोस है, ठोसों की दर में विलेयता। ठोसों की दर में विलेयता अपन पढ़ रहे हैं मेरे शेरों। ठीक है, ठोसों की दर में विलेयता नंबर 1, ठोसों की दर में विलेयता अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एक बात मेरी बात सुनना, भिन्न भिन्न ठोस ले लिए, भिन्न भिन्न ठोस निश्चित ताप पर। देखो ताप क्या करना है? निश्चित ताप, क्योंकि ताप में चेंज करोगे ना तो विलेयता चेंज होती है। निश्चित ताप पर, यह कंडीशन याद रखना। ताप फिक्स रहेंगे, ताप में परिवर्तन करते ही विलेयता में परिवर्तन होता है। तो निश्चित ताप पर भिन्न भिन्न ठोस की एक विलायक में, एक ही विलायक है उसमें आपको अलग अलग ठोस डालेंगे। भिन्न भिन्न ठोस की एक विलायक में विलय करेंगे, घोलेंगे, इसको विलायक में घोलेंगे। तो विलेयता जो है ना, जो विलेयता वो क्या आएगी? भिन्न भिन्न आएगी। क्या आएगी मेरे लाडलो? भिन्न भिन्न आएगी। क्यों? जैसे आप खुद ही देख लो कि 1 लीटर जल ले लो, उसमें आटा घोल के देख लो, उसमें शर्करा घोल के देख लो, उसमें नमक घोल के देख लो, तो इनकी सबकी विलेयता क्या आएगी? अलग अलग आएगी। तो कहने का मतलब हो गया निश्चित ताप पर भिन्न भिन्न ठोसों की एक विलायक में विलेयता भी क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। अब सुनना, निश्चित ताप वही कंडीशन है, निश्चित ताप पर एक ठोस की, अब ठोस तो एक ले लिया ना और विलायक अलग ले लिया, भिन्न भिन्न विलायक ले लिए, भिन्न भिन्न विलायक। तो भिन्न भिन्न जब विलायक ले लिया आपने, तो अब आप बताओ, एक ठोस की जल में घोलोगे तो वो ठोस अधिक मात्रा में घुलेगा, बेंजीन में कम घुलेगा या ज़्यादा घुलेगा, मतलब उनकी मात्रा अलग अलग आएगी। घी में, तेल में डालेंगे तो इनकी विलेयता अलग आएगी। तो ये भी क्या आएगी? भिन्न भिन्न आती है। इसकी विलेयता भी क्या होगी? भिन्न भिन्न होती है। मतलब एक निश्चित ताप पर एक ठोस को भिन्न भिन्न विलायकों में घोलेंगे तो उसकी विलेयता भी क्या आएगी? भिन्न भिन्न आएगी। मतलब पहले अपन ने ठोसों का विलायक एक रखा, ठोसों का अलग अलग घोला तो भी विलेयता अलग आई। अब एक ठोस ले लिया और विलायक अलग अलग ले लिया तो भी विलेयता अलग आएगी। लेकिन प्यारे बच्चों ये बात नोट कर लेना, शानदार बात नोट तो सारी करनी है ये तीनों बातें, लेकिन ये मेन बात है, निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर एक ठोस की एक विलायक में, एक विलायक में जो विलेयता होती है वो क्या होती है? निश्चित होती है। समझ रहे हो मेरी बात को? जब ताप आपका निश्चित है मेरे शेरों, मेरे लाडलो, जब ताप आपका निश्चित है तो एक ठोस की एक विलायक में जो विलेयता होती है वो निश्चित होती है। चाहे सुबह गोलो, चाहे दोपहर में गोलो, चाहे शाम को गोलो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगी। दोबारा सुन लिया, समझ में आ गया? जब अलग अलग ठोस को एक विलायक में घोलेंगे तो उसकी विलेयता क्या आएगी? अलग अलग। ठीक है, अब अपने क्या कर दिया? एक ठोस ले लिया लेकिन विलायक अलग अलग ले लिए, तो इस विलायक में ज़्यादा घुलेगा, इसमें कम घुल जाएगा, इसमें ज़्यादा, तो विलेयता क्या होगी? अलग अलग। ठीक है, अरे समझ में आ रही है मेरी बात? लेकिन एक ठोस की निश्चित ताप पर एक ठोस की एक विलायक में विलेयता सदैव क्या होती है? निश्चित होती है। तो ये बात अपन पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। समझ में आ गया मेरे कॉन्सेप्ट? ठीक है, देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं मेरे लाडलो? अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन मेरे शेरों पढ़ रहे ठोसों की दर में विलेयता।
विलेयता वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसकी ठोसों की धर्म विलेयता। निश्चित ताप पर एक ठोस की भिन्न भिन्न विलायकों में विलेयता भी क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है मेरे शेरों। सही है, दूसरी बात समझ में आ गई। निश्चित ताप पर भिन्न भिन्न ठोसों की एक विलायक में विलेयता भी क्या होगी, भिन्न भिन्न होती है। सही, पहले में क्या किया था, ठोस एक लिया था, विलायक अलग अलग थे, तब विलेयता अलग आई। अब वाले में क्या लिया, ठोस अलग अलग ले लिए, विलायक एक ले लिया, तो विलेयता अलग आई। अब नोट वाली बात ये है, वो नोट वाली बात मैंने अभी तो थोड़ी देर पहले बताई। अतः निश्चित ताप पर एक ठोस की एक विलायक में विलेयता सदैव निश्चित होती है। अतः एक ठोस की एक विलायक में विलेयता क्या होती है, सदैव क्या होती है, निश्चित होती है मेरे प्यारे बच्चों, निश्चित होती है। समझ में आ गई। अब अपन अगला पॉइंट पढ़ेंगे, ठोसों की धर्म में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। क्या पढ़ रहे मेरे शेरों, ठोसों की धर्म में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। और पहला क्या आता है, ठोस व विलायक की प्रकृति। जो आपका ठोस है और जो आपका जिसमें विलायक में आप घोल रहे हो, उन दोनों की प्रकृति पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट काम करता है, मेरी बात सुनो। ठोसों की धर्म में विलेयता इस बात पर निर्भर करती है, समान को समान घोलता है। सही है ना, समान को समान घोलता है। कैसे समान को समान कैसे घोलता है, दारू पीने वाला दारू पीने वाले के पास में बैठेगा, ठीक है, बीड़ी पीने वाला बीड़ी पीने वाले के पास में बैठेगा, जर्दा खाने वाला जर्दा खाने वाले के पास में जाकर के बैठेगा या मांगेगा उससे। बिना जर्दा नहीं खाता उसके साथ में थोड़ी मांगेगा, नहीं है। तो समान को समान घोलता है। जैसी प्रकृति का होगा वो उसी आदमी के साथ, उसी के साथ में क्या करेगा, व्यवहार करेगा। तो समान को समान घोलते हैं। देखिए अपन क्वेश्चन देखते हैं, अपन क्या पढ़ रहे हैं अगला। हाँ भाई, ठोस व विलायक की प्रकृति, ठोस व विलायक की प्रकृति पढ़ रहे हैं, ठोस व विलायक की प्रकृति पढ़ रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ठोस व विलायक की प्रकृति की अपन बात करें, ठोस व विलायक की प्रकृति की बात करें तो प्रकृति क्या होती है इसमें देखिए। ठोस अपने दो प्रकार का होता है। प्रकृति क्या होती है, एक तो होती है प्रकृति, देख लो एक बार किसी भी पदार्थ की, एक तो होती है ध्रुवीय, एक होती है अध्रुवीय। अच्छा, जो बच्चे नहीं समझ में आया जिनको देख लो, ध्रुवीय और अध्रुवीय क्या होता है। जैसे एक HCl है और एक HH है, इस पर प्लस माइनस उत्पन्न हो सकता है तो ये ध्रुवीय है, इस पर प्लस माइनस उत्पन्न नहीं होता तो ये क्या होगा, अध्रुवीय। तो प्रकृति कैसी होती है मेरे शेरों, दो प्रकार की होती है, ध्रुवीय और अध्रुवीय। समझ में आ गया। तो जिस पर प्लस माइनस उत्पन्न हो जाए वो ध्रुवीय, जिस पे प्लस माइनस उत्पन्न नहीं हो क्या होगा, अध्रुवीय। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए अपन बात अपन करें, देखो मैं यहाँ ले रहा हूँ आपका ठोस। तो ठोस कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के। एक तो हो गया ध्रुवीय ठोस, ठीक है, कौन सा हो गया, ध्रुवीय ठोस। एक हो गया अध्रुवीय ठोस, अध्रुवीय ठोस। सही। विलायक भी क्या है, एक ध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय विलायक। सही। और एक विलायक हो गया अध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलायक। एक ध्रुवीय विलायक हो गया, अध्रुवीय विलायक हो गया, दोनों हो गए। ध्रुवीय ठोस भी दो प्रकार के, ध्रुवीय और अध्रुवीय, विलायक भी ध्रुवीय और अध्रुवीय। समान को समान घोलता है, कॉन्सेप्ट पढ़ा था, समान को। ध्रुवीय ठोस है ना, वो ध्रुवीय विलायक में तो क्या होंगे, अधिक अधिक विलय होंगे, ठीक है, क्योंकि ध्रुवीय प्रकृति है और ये भी ध्रुवीय प्रकृति का है, ठीक है। जबकि आप इसमें घोलोगे तो क्या होगी, अल्प विलय होंगे, कम विलय होंगे, अल्प विलय होंगे, थोड़े विलय होंगे। समझ में आ रही मेरी बात। तो ध्रुवीय वाला बीड़ी वाला समझ में आ गया। ध्रुवीय वाला ठोस है वो ध्रुवीय विलायक में अधिक घुलनशील होगा या अधिक विलयशील होगा, जबकि अध्रुवीय विलायक में क्या होगा, अल्प विलयशील होगा, अल्प विलयशील। सही है, कम घुलेगा और ये ज्यादा घुलेगा। समझ में आ गई। अब मैं उल्टा लूँ, यहाँ पेन चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको पता चल जाए। हाँ भाई, अब बात करें, ये देखो अध्रुवीय की बात करें, इसमें तो क्या होगा, ये कम विलयशील होगा, कम विलयशील होगा, अल्प विलयशील या कम विलयशील होगा।
अल्प कर दो या कम कर दो एक ही बात है, क्योंकि ये अध्रुवी है और ये ध्रुवी है, तो प्रकृति सेम नहीं हुई बेटा। लेकिन ये किसमें समान को समान बोलता है, अध्रुवी और अध्रुवी है, तो इसमें क्या होगा, ये अधिक विलेयशील होगा, अधिक विलेयशील होगा। अरे मेरी बात समझ में आई क्या, अधिक विलेयशील होगा है। यहां देखिए एक बार दोबारा देखिए प्यारे बच्चों, ध्रुवी है तो ध्रुवी में तो ज्यादा घुलेगा, अध्रुवी है अध्रुवी में ज्यादा घुलेगा, ध्रुवी ठोस वाला ध्रुवी विलायक में ज्यादा घुलेगा, अध्रुवी ठोस वाला अध्रुवी, समान को समान घोलता है। लेकिन ध्रुवी वाले को अध्रुवी में घोलेंगे तो कम घुलेगा, और अध्रुवी का ध्रुवी में घोलेंगे तो क्या होगा, कम घुलेगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, देखो कौन सा पेन ले ले, ये ले ले, ये दिख जाएगा, ये ब्लू। देखो इसमें जो है NaCl है, KCl है, ये आपके सारे क्या है, ध्रुवी ठोस है, और ध्रुवी विलायक में आपका होता है जल। तो अब आप बताओ कि NaCl है और इसमें होता है बेंजीन हो गया या फिर CCl4 हो गया, और इसके होते हैं एंथ्रासीन या फिर नेप्थिलीन। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब क्या हुआ, इधर सुनो, NaCl KCl है वो जल में अधिक विलेयशील होते हैं। जल में अधिक विलेयशील होने का कारण क्या है, क्योंकि ये ध्रुवी ठोस है और जल क्या है, ध्रुवी विलायक में अधिक विलेयशील होता है। प्यारे बच्चों क्या होगा, अधिक विलेयशील होगा, अधिक विलेयशील होगा। सही है, क्योंकि ये कौन सी प्रकृति के बेटा, ध्रुवी है, तो ध्रुवी विलायक में क्या होंगे, ज्यादा विलेय होंगे, जबकि बेंजीन और CCl4 में क्या होंगे, कम विलेयशील होंगे। ठीक है, एंथ्रासीन नेप्थिलीन क्या होंगे, बेंजीन या CCl4 में तो ज्यादा घुलेंगे, लेकिन क्योंकि दोनों प्रकृति सेम होगी, लेकिन ये इसमें क्या होंगे, कम विलेयशील होंगे। क्या होंगे, कम विलेयशील होंगे। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? ध्रुवी ध्रुवी में ज्यादा घुलेगा, अध्रुवी अध्रुवी में ज्यादा घुलेगा। बस समझ में आ गई, समान को समान घोलता है। अब अपने कॉन्सेप्ट पर आ जाइए। हाँ भाई, अब देखो अपना कॉन्सेप्ट क्या है मेरे शेरों, यहां देखिए, प्रभावित करने वाले कारक में पहला कारक पढ़ रहे हैं, ठोस व विलायक की प्रकृति। और प्यारे बच्चों, ठोस की दर में विलेयता निम्न बात पर निर्भर करती है। कौन सी बात पर निर्भर करती है, सुन लो भाई, कौन सी बात पर निर्भर करती है, समान को समान घोलता है। देखिए ध्रुवी ठोस है वो ध्रुवी विलायक में अधिक विलेयशील होगा, ध्रुवी ठोस है वो ध्रुवी विलायक में, क्योंकि समान समान हो गए ना, तो ध्रुवी ध्रुवी विलायक में अधिक विलेयशील होगा, जबकि अध्रुवी विलायक है वो अल्प विलेयशील होगा। अध्रुवी विलायक में क्या होगा, अल्प विलेयशील, क्योंकि ये ध्रुवी है और यहां विलायक क्या है, अध्रुवी। ध्रुवी ध्रुवी में तो अधिक विलेयशील होगा, जबकि अध्रुवी विलायक में क्या होगा, अल्प विलेयशील। एग्जाम्पल देखिए, NaCl जो है वो कौन सा है, ध्रुवी है। NaCl कौन सा है, ध्रुवी है, और जल क्या है, अध्रुवी है। NaCl क्या है, ध्रुवी है, और जल क्या है, अध्रुवी। तो ध्रुवी है वो अध्रुवी विलायक, ये ध्रुवी और जल भी क्या है, ध्रुवी, तो क्या होगा, अधिक विलेयशील होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, बेंजीन जो विलायक है वो कौन सा विलायक है, अध्रुवी विलायक है। तो ये ध्रुवी है और ये अध्रुवी है, तो इनमें प्यारे बच्चों क्या होगा, अल्प विलेयशील। समझ में आ रहा है मेरी बात? NaCl क्या है, ध्रुवी, जल क्या है, ध्रुवी विलायक, तो NaCl जल में क्या होगा, ज्यादा घुल जाएगा। NaCl ध्रुवी, बेंजीन क्या है, अध्रुवी, तो बेंजीन में ये ज्यादा घुलेगा, कम कम घुलेगा। समझ में आ गया? समान में ज्यादा घुलेगा, असमान में क्या होगा, कम घुलेगा। ठीक है, इसके बाद चलता हूं मैं आगे वाले कॉन्सेप्ट में। आगे वाला एग्जांपल देखो, एंथ्रासीन और नेप्थिलीन। एंथ्रासीन और नेप्थिलीन की बात करें, ये दोनों ही क्या है, अध्रुवी है। अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था, ये दोनों ही क्या है मेरे शेरों, अध्रुवी ठोस है। क्या है, अध्रुवी ठोस है, तो बेंजीन में क्या होंगे, अल्प विलेय होंगे। बेंजीन में क्या होंगे, अल्प विलेय होंगे मेरे शेरों। बेंजीन में क्या होंगे, अल्प विलेय होंगे। सही है, बेंजीन में क्या होंगे, अल्प विलेय होंगे। जबकि जल में, जबकि प्यारे बच्चों जल में क्या होंगे,
जल में क्या होंगे, अल्प विलेय होंगे। जल में क्या होंगे, अल्प विलेय, क्योंकि ये ध्रुवीय है और जल क्या है, ये तो अध्रुवीय है और जल क्या है, ध्रुवीय। ठीक है, तो कहने का मतलब एंथ्रासीन नेप्थलीन क्या है, अध्रुवीय, और बेंजीन भी क्या है, अध्रुवीय। तो समान प्रकृति के हो गए तो अधिक घुल गया। लेकिन ये अध्रुवीय और जल क्या है, ध्रुवीय, तो ये असमान प्रकृति हो गई, इसलिए क्या होगा, अल्प विलेयशील हो गया। समझ में आ गया। और प्यारे बच्चों दोनों समझ में आ गया। समान को ध्रुवीय है वो मेरे लाडलो किस में ज्यादा घुलेगा, ध्रुवीय वाले में ज्यादा घुलेगा, जबकि अध्रुवीय है वो मेरे लाडलो अध्रुवीय में घुलेगा। समझ में आ रही कॉन्सेप्ट। लेकिन जब इनको उल्टा घोलोगे तो ये भी कम घुलेगा और ये भी कम घुलेगा। समझ में आ गया। ध्रुवीय में ज्यादा घुलेगा, अध्रुवीय में घुलेगा। अब यहां देखो एक कॉन्सेप्ट आपके सामने और लगता है, वो क्या है, कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो सहसजी ठोस होते हैं, जल के साथ कोई ध्रुवीयता नहीं दर्शाते, लेकिन जल में विलय होते हैं। क्यों? तो प्यारे बच्चों कुछ ठोस कैसे है, जैसे शर्करा हो गई, यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ये जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। तो क्यों घुलनशील होते हैं, जल के अणुओं के साथ क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। मेरे शेरों, क्या बंध बना लेते हैं, हाइड्रोजन बंध। समझ में आई क्या कि शर्करा है ना, शर्करा मान लो, ग्लूकोज मान लो, ठीक है, फ्रुक्टोज मान लो, ठीक है, यूरिया मान लो, ये जल में घुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जल के अणुओं के साथ क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बंध। इस कारण इनकी प्रकृति अध्रुवीय प्रकृति कोई प्रकृति नहीं है इनकी, लेकिन फिर भी ये जल में घुल जाते हैं। तो इनका क्या कारण है जल में घुलने का, कारण बताइए फटाफट। जल में घुलने का कारण मेरे लाडलो हाइड्रोजन बंध है। कौन सा बंध है मेरे शेरों, हाइड्रोजन बंध। इस हाइड्रोजन बंध के कारण शर्करा है, यूरिया है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज जल में घुल जाते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ठीक है, और यूरिया ये अध्रुवीय प्रकृति की है, फिर भी ध्रुवीय जल में घुल जाते हैं। क्यों? तो आप कहोगे ये अध्रुवीय प्रकृति के हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये अणु जल के साथ क्या कर लेते हैं, सहसजी प्रकृति होने के कारण जल के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेते हैं, और हाइड्रोजन बंध के कारण जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया। अपन क्या पढ़ रहे थे, एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। अपन पढ़ रहे थे ठोस व विलायक की प्रकृति, और ठोस व विलायक की प्रकृति किस पर डिपेंड करती है, समान को समान बोलता है। ध्रुवीय है वो ध्रुवीय विलायक में अधिक घुलेगा, जबकि अध्रुवीय विलायक में कम घुलेगा। जैसे नमक है वो जल में तो अधिक घुलनशील होता है, क्योंकि जल क्या है, ध्रुवीय, और NaCl भी क्या है, ध्रुवीय, लेकिन बेंजीन में कम घुलता है क्योंकि बेंजीन यहाँ अध्रुवीय है। इसके बाद में एंथ्रासीन और नेप्थलीन दोनों ही क्या है, अध्रुवीय ठोस है। तो ये बेंजीन में क्या होंगे, ज्यादा घुलेंगे, और जल में मेरे शेरों क्या घुलेंगे, कम घुलनशील होते हैं। इसके बाद में कुछ ठोस सहसजी प्रकृति के होते हैं, फिर भी ये जल में क्या होते हैं, विलयशील होते हैं। इनका जल में विलयशील होने की प्रकृति का कारण क्या है, हाइड्रोजन बंध है। जैसे शर्करा हुआ, यूरिया हुआ, ग्लूकोज हुआ, फ्रुक्टोज हुआ आदि। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपन अगला, ताप का प्रभाव। अगला किसका है, ताप का प्रभाव। तो प्यारे बच्चों ताप का प्रभाव की अपन बात करें, ताप का प्रभाव क्या होता है, ठोस प्लस विलायक। देखो ताप का प्रभाव की अपन बात करें, चर्चा कर रहे हैं, ताप किस प्रकार से ठोसों की दर में विलेयता को प्रभावित करता है। देखिए इसमें आपको मैं समझाता हूं एक बार। देखो अपन किसका प्रभाव पड़ रहा है, ताप का प्रभाव। किसका प्रभाव पड़ रहा है, ताप का प्रभाव। और मेरे लाडलो ताप का प्रभाव की अपन बात करें, किसका प्रभाव की बात करें, ताप का प्रभाव। तो ताप के प्रभाव में देखो, ताप वाले प्रभाव में दो चीज का ध्यान देना है। एक ठोस है, ठोस अपने किस में डालेंगे, विलायक में। ठोस अपने किस में डाला, विलायक में। ठोस है विलायक में घोलेंगे तो क्या बनेगा, विलियन। क्या बन रहा है मेरे लाडलो, विलियन बन रहा है। और विलियन के साथ में क्या होगी, ऊष्मा मुक्त होती है। क्या होती है, ऊष्मा मुक्त होती है। तो ठोस है विलायक में घोलेंगे, ठोस को जब विलायक में घोलेंगे तो क्या बनेगा, विलियन बनेगा, ऊष्मा मुक्त होती है। तो एक नियम पढ़ा था, ली सातले का नियम, 11वीं क्लास में आता है, ली सातले का नियम। देखो ली सातले का नियम क्या होता है, साम्य अवस्था पर लगता है। कौन सी अवस्था पर लगता है, साम्य अवस्था पर लगता है। तो मेरी बात सुनना एक बार, कि यदि बात सुनना एक बार, देखिए जैसे इधर का टेम्परेचर इधर का टेम्परेचर बराबर है, लेकिन आप ताप बढ़ाओगे तो ताप बढ़ाओगे,
ताप बढ़ाओगे तो उष्मा भी बढ़ेगी। अब ताप बढ़ाओगे तो इधर भी ताप बढ़ेगा, लेकिन इधर ज्यादा बढ़ेगा, और साम्य अपने उस दिशा में विस्थापित होता है जिधर इसका प्रभाव कम पड़े। तो प्यारे बच्चों, ताप बढ़ाओगे तो आपको पता है उष्मा इधर होगी, और साम्य होता है अधिक ताप से कम ताप की ओर, अधिक उष्मा से, तो पश्चिम दिशा में जाएगा। तो ताप बढ़ाओगे ना तो उत्पाद कम बनेंगे, उत्पाद क्या होंगे, कम बनते हैं। उत्पाद क्या होते हैं मेरे शेरों, कम बनते हैं। उत्पाद क्या होंगे मेरे शेरों, कम बनते हैं। कैसे, एक बार दोबारा इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट को थोड़ा ढंग से समझा देता हूँ, क्योंकि ये ना आपने 11वीं क्लास में सही तरीके से नहीं पढ़ा होगा। देखो, एक होता है साम्यावस्था, इधर है क्रियाकारक। ये 11वीं क्लास का पॉइंट है भाई, नोट मत करना। क्रियाकारक और इधर है उत्पाद। ये क्रियाकारक है, ये उत्पाद है। यदि क्रियाकार उत्पाद दोनों बराबर है, एक में तो क्रियाकारक से उष्मा मुक्त होती है, मतलब ये जो अभिक्रिया होती है उष्मा छेपी हो गई, उष्मा छेपी हो गई, ठीक है। एक अपनी रिएक्शन हो गई। तो अब ये मेरी बात सुनो, अपन ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर ये जो साम्य है, साम्य का मतलब इधर का इधर की सांद्रता बराबर है, ठीक है। लेकिन आपने ताप बढ़ाएगा तो हमेशा साम्य है ना, साम्य अधिक से कम की ओर जाता है। साम्य जो होता है आपका, साम्य किसे कहते हैं, साम्य जानते हो, दो तीर को ऐसे, ये आपका साम्य होता है। तो अधिक से कम की ओर जाता है। साम्य किधर जाता है मेरे प्यारे बच्चों, अधिक से कम की ओर जाता है। तो जो अधिक से कम की ओर जाता है, साम्य की बात अपन करें, अधिक से कम की ओर जाता है, तो ताप आप बढ़ाओगे, ताप बढ़ाओगे तो अब तो अधिक ताप किधर होगा, उष्मा इधर है, तो ताप इधर अधिक हो गया, तो साम्य इधर जाएगा, इधर जाएगा तो उत्पाद तो क्या होगा, कम, और क्रियाकारक होगा ज्यादा। तो अब आप बताओ, ताप बढ़ाओगे तो उत्पाद तो हो गया कम, उत्पाद कम, और क्रियाकारक क्या हो गया, अधिक। सही है, समझ में आ रहा है क्या, कि भाई इधर का ताप ज्यादा हो जाएगा, इधर का ताप कम हो जाएगा। ताप बढ़ाओगे तो इधर का बढ़ रहा है, इधर का कम हो रहा है, तो इधर से इधर जाएगा, तो ये तो घटेगा, इधर चलने लगे बिक्रिया वापिस बेक में पश्चिम दिशा में चलने लगी, तो इधर का मान बढ़ेगा, इधर का मान घटेगा, उत्पाद तो कम होगा और क्रियाकारक क्या होगा, बढ़ेगा, ये बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यदि माइनस हो, माइनस हो तो ये उष्मा शोषी होगी। इसी अभिक्रिया को मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस का मतलब इस अभिक्रिया को ये बराबर मान लो, बराबर को इधर लेके चलो, बराबर के इधर लेके चलेंगे तो ये हो गया क्रियाकारक, और प्लस में ये हो गया आपकी उष्मा, और इधर हो गया उत्पाद। अब आप ये बताओ कि ताप बढ़ाएंगे तो इधर का ताप, इसको ताप की आवश्यकता है, उष्मा शोषी को उष्मा की आवश्यकता है। ताप बढ़ाओगे, ताप बढ़ाओगे तो अभिक्रिया किधर चलेगी, अधिक ताप से कम ताप की ओर, इधर। तो इधर किसका मान तो बढ़ेगा, उत्पाद तो बढ़ेगा, अगर दिशा में जाएगी तो उत्पाद तो बढ़ेगा और क्रियाकारक घटेगा, क्रियाकारक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो समझ में आ गया, ये होता है ली सातले का नियम। क्या होता है, जब उष्मा छेपी है उसमें ताप बढ़ाओगे तो उत्पाद कम होगा, मतलब विलेयता कम होगी, विलयन कम बनेगा, विलेयता कम होगी, ठीक है। और ताप यदि आप बढ़ाओगे, उष्मा शोषी में ताप बढ़ाओगे तो उष्मा की आवश्यकता होती है, उष्मा छेपी में उष्मा पहले ज्यादा है, ताप बढ़ाओगे तो विलेयता घट जाएगी। उष्मा शोषी में उष्मा की आवश्यकता है, ताप बढ़ाओगे उष्मा मिलेगी तो अभिक्रिया और आगे चलेगी, तो क्या होगी, विलेयता बढ़ेगी। तो ये कॉन्सेप्ट था। अब देखिए आप इसमें, ये 11वीं का कॉन्सेप्ट है, इधर देखो प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए ताप का प्रभाव। ठोस को यदि विलायक में घोलेंगे तो विलीन बनेगा, और ठोस को यदि विलायक में घोलते हैं तो उस क्रिया को बोलते हैं विलेयता, और बनेगा क्या, विलीन। विलीन के साथ में उष्मा, तो यहाँ उष्मा क्या हो रही है, मुक्त हो रही है। वे ठोस जिनको विलायक में घोलने पर उष्मा मुक्त करता है, याद रखना, उष्मा मुक्त करता है, उष्मा छेपी होता है, उष्मा मुक्त करता है, इसका मतलब उष्मा छेपी अभिक्रिया होती है। तो ली सातले नियम के अनुसार, ली सातले नियम अनुसार, एक वैज्ञानिक था, 11वीं क्लास में पढ़ा था, ली सातले नियम के अनुसार ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है, घटती है। ली सातले नियम, उष्मा छेपी, सुनना भाई, उष्मा छेपी,
उष्मा मुक्त और तो उष्मा छेपी हो गई। उसमें यदि आप ताप बढ़ाओगे तो विलेयता क्या होगी, उल्टा हो जाएगा, विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। सही। अब उष्मा शोषी आएगी, आगे लिखाऊंगा। यदि किसी विलेय को विलायक में घोलने पर उष्मा का अवशोषण करता है, उष्मा ग्रहण की जाती है, उष्मा अवशोषित की जाती है, तो उसको उष्मा की आवश्यकता है बेटा। उष्मा छेपी तो उष्मा पहले ही ज्यादा है। उष्मा छेपी का मतलब उष्मा मुक्त हो रही है। जैसे अब इस टाइम पर आप देखो, गर्मियों टाइम पर आप चूल्हे के पास में बैठ नहीं सकते, क्यों? क्योंकि आप खुद ही उष्मा छेपी हो। और सर्दियों में आप क्या हो, उष्मा शोषी, तो आपको ताप अच्छा लगता है। यहां देखिए उष्मा शोषी में देखो, उष्मा की आवश्यकता है, ताप बढ़ाओगे तो यहां विलेयता भी बढ़ेगी। क्या होगी, विलेयता बढ़ेगी। उष्मा शोषी में ताप यदि आप बढ़ाओगे तो विलेयता भी बढ़ेगी। समझ में आ गया? तो दो क्रिया होगी, उष्मा छेपी, उष्मा शोषी। उष्मा छेपी में ताप बढ़ाओगे तो विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और उष्मा शोषी में ताप यदि आप बढ़ाओगे तो विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि ठोस को विलायक में घोलने पर उष्मा मुक्त होती है या उष्मा का अवशोषण होता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, वे ठोस जिनको विलायक में घोलने पर उष्मा मुक्त होती है, उष्मा छेपी होती है। वे ठोस जिनको विलायक में घोलने पर उष्मा मुक्त होती है अर्थात उष्मा छेपी होती है, तो ली-सातले नियम के अनुसार ताप आप बढ़ाओगे तो विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। याद रखना, ताप घटाओगे तो विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब देखो, ठोस को विलायक में घोलने पर विलयन, माइनस का मतलब हो गया उधर, माइनस का मतलब हो गया उधर। तो ठोस प्लस विलायक को घोलोगे तो विलयन बनेगा, और विलयन के बाद में क्या हो जाएगी, उष्मा। तो वे ठोस, सुनना भाई, ये उष्मा इधर आएगी तो ये उष्मा शोषी हो गई बेटा, माइनस हो तो शोषी, प्लस हो तो उष्मा छेपी। तो यहाँ ये कौन सी क्रिया हुई, उष्मा शोषी हो गई मेरे शेरों। कौन सी क्रिया हो गई, उष्मा शोषी। और उष्मा शोषी में आप यदि आप ताप बढ़ाओगे, ताप बढ़ाने पर मेरे प्यारे बच्चों, ताप जब आप बढ़ाओगे तो इस कंडीशन पर बताओ, जब आप ताप बढ़ाया जाएगा तो यहाँ विलेयता भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ उष्मा की आवश्यकता है, तो विलेयता भी आपकी यहाँ बढ़ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, दो क्रिया हो गई कि वे ठोस जिनको विलायक में घोलने पर उष्मा मुक्त करते हैं, उन्हें ताप बढ़ाओगे तो विलेयता घटेगी ली-सातले नियम के अनुसार। और वे ठोस जिनको विलायक में घोलने पर उष्मा अवशोषण होती है, उष्मा की आवश्यकता होती है, उष्मा शोषी होती है, तो उनको ताप बढ़ाओगे तो विलेयता यहाँ बढ़ेगी। ठीक है, तो अपने दो कारक हो गए, एक तो हो गया ठोसों की, ठोस व विलायक की प्रकृति, और एक हो गया ताप का प्रभाव, और तीसरा अपन प्रभाव पढ़ रहे हैं दाब का प्रभाव। देखो प्यारे बच्चों, ठोसों की दर में विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है। ठोसों की दर में विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव या कोई सार्थक प्रभाव को नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठोस और द्रव दोनों क्या होते हैं, अत्यधिक असंपीड्य प्रकृति होती है। उस पर यदि दाब लगाओगे तो उसके आयतन में कोई प्रभाव नहीं होगा। तो ठोस और द्रव दोनों क्या होते हैं, असंपीड्य प्रकृति के होते हैं। दोनों क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, असंपीड्य प्रकृति के होते हैं। समझ में आ गया? तो ठोसों, अपन क्या पढ़ रहे हैं, ठोसों की दर में विलेयता, और उसमें क्या पढ़ रहे हैं, ठोसों की दर में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे हैं। उनमें से पहला कारक क्या पढ़ा, ठोस व विलायक की प्रकृति। दूसरा कारक क्या पढ़ा, ताप का प्रभाव पढ़ा। और तीसरा क्या पढ़ा, दाब का प्रभाव पढ़ रहे हैं। तीसरा क्या पढ़ रहे हैं, दाब का प्रभाव। तो ठोसों की दर में विलेयता पर दाब का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठोस और द्रव अत्यधिक क्या होते हैं, असंपीड्य प्रकृति के होते हैं, और उस पर दाब के परिवर्तन सामान्यतः क्या होता है, अप्रभावित होता है। सामान्यतः क्या होता है मेरे बच्चों, अप्रभावित होता है। सामान्यतः क्या होता है, अप्रभावित होता है। समझ में आ गया? सामान्यतः क्या होता है, अप्रभावित होता है।